हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की। देखो, इसके पहले हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। पार्ट 2 में हम लोगों ने समझा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्यों समझना है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंपाउंडिंग में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की और वो कंपाउंडिंग से ही रिलेटेड है। यानी अब जितने भी आपके आगे टॉपिक्स आते जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, उसमें सारा का सारा खेल आपका कंपाउंडिंग का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं। यानी हमें कोई भी एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी रखी होती है और उसका हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, उसके बारे में फिर आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कब निकलता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होता क्या है। तो देखिए, अगर आप सपोज यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, पहली बात तो इंटरेस्ट जो आपका होना चाहिए वो सिंपल पे नहीं होना चाहिए, वो आपका किस में होना चाहिए, कंपाउंडिंग में होना चाहिए। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है वो किस पे निकलता है, हमेशा कंपाउंडिंग पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, लेकिन कंपाउंडेड तो होना चाहिए लेकिन वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना, तो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए यू एक्सीड द पर एनम इंटरेस्ट रेट। यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका होता है, पहली चीज तो आपका किस में होना चाहिए, कंपाउंडिंग में होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल से ज्यादा का निकलता है। ठीक है ना, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे कंपाउंडिंग वाले वीडियोस में, जो मैंने आपको बताया था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10% पर एनम फॉर 16,500 फॉर 2 ईयर्स। तो जो वहां पे आपको क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है दैट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, बट अब अगर आपसे 1 साल से ज्यादा का कंपाउंड पूछ रहा है, जैसे आपसे कह रहा है कि 10% के हिसाब से बताइए 3 साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो वो जो 10% के हिसाब से दैट इज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो 3 साल का आपसे बोला गया है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दैट इज अ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी होगी, ठीक है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, क्लियर। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी होगी वो हमेशा यहाँ पे नॉमिनल रेट से जो होगी ना वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा नॉमिनल रेट से क्या होती है, ज्यादा की होती है। और इसका मैंने आपको लिमिटेशन बता दी कि आपके 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। 1 साल पे तो कोई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, इफेक्टिव का मतलब हम लोग एक तरीके से यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि नेट यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना भाई, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल, इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो उसका एक नेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, उसका एक नेट इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट इज अ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो अभी हम आगे क्वेश्चंस बताएंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो ये चीज समझ गया कि क्या होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या होती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, क्लियर। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मूलाज होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे बात समझ लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ई से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो होती क्या है, समझना यहाँ पे ध्यान से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो होती है ई इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू 1+, क्लियर, 1+ और R/100 की पावर n, 1+ R/100 की पावर n -1। ठीक है, इतना तो करना ही चलना ही। ठीक है, -1, और जो भी आएगा
इसको सॉल्व करने पर उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 100 से। दैट इज अ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी रुक जाना, क्लियर, अभी रुकना। तो ये होती है हम आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे जो r है, ठीक है, यहाँ पे जो r है, ये जो r है, ये आपका कौन सा r होगा? ये आपका r होगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा, यानी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नॉमिनल आर जो होगा वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा। ठीक है ना। ई आपका क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिसको हम लोग नोट करते हैं ई से। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पे, और एक चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें बता रहा हूं मैं आपको, समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग कौन सी रखेंगे? जो आपकी होगी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग की, ठीक है, तो कंपाउंडेड, जैसे मैंने आपको कंपाउंडेड वाले वीडियोस में बताया था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली लिख के आ रहा है, अगर कंपाउंडेड एनुअली यहां पे लिख के आ रहा है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे, ठीक है ना, अगर कंपाउंडेड एनुअली लिख के आ रहा है, हाँ चलो, अगर कंपाउंडेड, चलो देखो एक सीन, ये अलग कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, अगर कंपाउंडेड यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? एनुअली, ठीक है ना। अगर कंपाउंडेड एनुअली लिख के आ रहा है हमारे पास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आर होगा या आर होगा, कोई भी आर होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे आर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो आर की वैल्यू ये है, जो आपको आर ही रखनी है। लेकिन अगर कंपाउंडेड यहाँ पे एनुअली ना हो करके, कंपाउंडेड यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना क्वार्टरली हो जाता था, कंपाउंडेड यहाँ पे क्या हो जाता था? क्वार्टरली हो जाता था। बोलो, क्लियर है? हाँ जी बताओ, ठीक है ना। तो अगर कंपाउंडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टरली हो जाएगा। ऐसे समझो इधर, अगर कंपाउंडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टरली, ठीक है ना। अगर कंपाउंडेड आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टरली हो जाएगा। तो आर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर हमें पुट करना है, क्वार्टरली के केस में पहले हम लोग इसको क्वार्टरली को फॉलो कर लेंगे, यानी क्वार्टरली को पहले अप्लाई कर लेंगे कि अब ये जो आर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, अब क्वार्टरली के केस में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? R/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? R/4 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी R/4 करके, वो हमें यहाँ पे रखनी है। ठीक है, यानी इट मीन्स जो क्वार्टरली का केस था, जो हाफ ईयरली का केस था, ठीक है ना, उस चीज को हमें क्या करना होगा यहाँ पे? क्वार्टरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में हमें यहाँ पे पहले अप्लाई कर लेना होगा। जो भी परसेंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जो भी परसेंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। बोलो, क्लियर है? हाँ जी बता दे जाइए, क्लियर हो गया ना? ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, E = 1 + R/100 की पावर n - 1 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कितना हो जाएगा? इंटू 100, यानी मल्टीप्लाई किसका कर देंगे हम लोग? बताओ आप सभी लोग, मल्टीप्लाई हम लोग किसका करेंगे? 100 का हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब जरा एक काम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेटर का आपका क्या होगा? यूज़ होगा। तो हम लोग कैलकुलेटर की यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। चलो कैलकुलेटर ले चुके हैं हम। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप में आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप में पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा क्या होगा और क्वेश्चन किस टाइप में यहाँ पे आएगा। तो देखो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि अब बैंक ऑफर 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना। बैंक ने कितना ऑफर दे रखा है? बैंक ने 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। और आपसे देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपसे कहा गया है यहाँ पे क्या? क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडेड क्या है हमारे पास? क्वार्टरली है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था आर, वो आपका दे रखा था 8%। बट ये आर को आर हम लोग कंसिडर करते कब? जब कंपाउंडेड एनुअली होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्वार्टरली है हमारा। तो अगर क्वार्टरली है तो पहले हम चेंजमेंट कर लेंगे। क्वार्टरली है तो क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो 8/क्वार्टरली है तो डिवाइड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा? 2। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? नॉमिनल 2% आ गया। बोलो, क्लियर है?
और मैंने आपको बताया था अगर क्वार्टरली का केस है तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, सॉरी, टाइम आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, डबल कह रहा हूँ, टाइम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है, हाँ, टाइम आपका 4 टाइम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 4, टाइम आपका 4 टाइम्स यानी 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप सभी लोग फॉर्मूला लगाइए। क्या था फॉर्मूला यहाँ पे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारे पास, क्या बताया था मैंने, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर क्या करना था, मल्टीप्लाई बाई 100 का करना था। तो बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या निकल के आई, आप बताओ। आर की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 2%। तो आप रखोगे यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन 100। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, यानी टाइम कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया, तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है ना, चलो सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0.02 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसकी पावर कितनी है, 4 माइनस 1, और इस पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से। तो 1 प्लस 0.02 को हम क्या ले सकते हैं, आप बताओ, 1.02 और इसकी पावर 4 माइनस 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100। तो बस ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 1.02 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 आपको करना है, तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो भाई, आप कैलकुलेटर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें 1.02 की पावर 4 सॉल्व करनी है, तो 1 दबाया, पॉइंट दबाया, 0 दबाया, 2 दबाया, मल्टीप्लाई किया, फिर 1.02, उसके बाद पावर कितनी है यहाँ पे, 4 है, तो 3 बार दबाओगे, इक्वल टू 1 2 3, माइनस कर दोगे हमारे पास कितना, 1 माइनस कर देंगे, और इनटू में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास, 8.243216, ये आ गया हमारे पास 8.243216। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.24% या 8.2% लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ, सॉरी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अब एक बात समझना है यहाँ पे, इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैलकुलेटर का। ठीक है, समझो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, देखो क्या करना था, 1.02 की पावर 4 है, माइनस 1 इंटू 100 है, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो, देखो 1.02 मल्टीप्लाई दबाओ 1.02, ठीक है ना। अब उसके बाद इक्वल टू कितने बार दबाना है, जितनी पावर होती है उससे एक कम बार, 3 बार, 1 2 3, 3 बार दबा दिया। माइनस कितना हो जाए मेरे पास, माइनस करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू में क्या करना है, 100 करना है, इंटू 100 इक्वल टू दबा दो, कितना आ गया, 8.243216। ठीक है, यही। तो इसका मतलब 8.2% हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉमिनल रेट का हम लोग उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। एक बार और क्वेश्चन एक को देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि ₹5000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट फेच इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो यहाँ पे भी आपसे क्या कह रहा है, 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है। ठीक है, तो पहले तो आर को चेंज कर लो भाई, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आर हो जाएगा हमारे पास 6/4। 6/4 कितना हो जाता है हमारे पास, 1.5। ठीक है ना, 1.5%। तो आर की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 1.5%। और टाइम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो बस लगा दो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी पावर n माइनस 1 करेंगे, और उस पूरे का 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। n है यहाँ पे, यानी टाइम कितना है, 4 टाइम्स है, माइनस 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो अंदर कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.015, यही आ जाएगा 0.015, एक प्लेयर 1 लग जाएगा, तो 1 प्लस 0.015 और इसकी पावर 4 माइनस 1, और इस पूरे का 100 से मल्टीप्लाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.015 की पावर 4 है, माइनस 1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। बस अब सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, 1.015 की पावर 4 करना है, माइनस 1 करना है, इंटू 100 करना है। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। चलो आ जाओ, जीरो पे आ गए। देखो 0 1
पॉइंट कितना दे रखा है 015, तो 015, ठीक है ना, क्लियर, मल्टीप्लाई दबाओगे फिर 1.015, ठीक है ना, क्लियर। अब पावर कितनी है यहाँ पे, पावर कितनी है 4, तो 3 बार इक्वल टू दबाना है, तो 1 2 3, 3 बार इक्वल टू दबा दिया। अब क्या करना होगा, -1 करना है, ठीक है ना, तो -1 और मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया हमारे पास 6.136, ठीक आ गया 6.136, तो 6.136 आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 6.3%। तो यही आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब अगर मान लीजिए कि अभी तक मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्वार्टरली का, अब अगर मान लीजिए एन यानी हाफ एनअली का केस आ जाए, हाफ एनअली को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं सेमी एनुअली, ठीक है। तो सेमी एनुअली का केस आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो समझ लो यहाँ पे ध्यान से, सेमी एनुअली का केस आ जाएगा तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi annually। जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बात हो गई तो यहां पे देखो उसने तो 1 ईयर बोला था, यहां पे उसने 1 ईयर बोला था, लेकिन उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो हाफ एनअली किया जा रहा है। तो अब आपका टाइम क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, इसलिए इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो सेमी एनुअली के केस में, हाफ एनअली के केस में आर की वैल्यू जो थी वो हमारी क्या हो जाएगी, सेमी एनुअली के केस में क्या हो जाता था, आर हम लोग क्या लेते थे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती थी, हाफ हो जाती थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, सेमी एनुअली है, हाफ एनअली है। हाफ एनअली का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ। तो जो भी आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास कितना 8%, तो 8 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4%। और टाइम जो होगा वो कितना दे रखा था 1 ईयर, तो टाइम हमेशा उसका कितना हो जाता था डबल, तो ये हो जाएगा 2 ईयर, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। तो 4% के हिसाब से 2 ईयर का अब हमें यहाँ पे बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो एक से ज़्यादा आ गया ना, और एक से ज़्यादा ही एप्लीकेबल होता है। चलो तो अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था हमारे पास 1 + R/100 की पावर n। अब तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, इतनी बार लग गया यहाँ पे, तो बस रख दो यहाँ पे 1 + R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, 4 है, डिवाइड बाई 100 हो गया हमारे पास, और n कितना रखेंगे 2 रखेंगे, -1 हो जाएगा और इनटू में 100 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4/100, और 4/100 को क्या होता है 0.04, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.04 की पावर 2 -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें क्या करना है 1.04 की पावर स्क्वायर -1 करके इंटू 100 करना है। चलो भाई करो, तो देखो इधर देखो करेंगे 1.04, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1.04, क्लियर हो गया। अब कितना है यहाँ पे बताओ, पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपका पावर होगा उससे एक कम हमें लेना होता है, सिर्फ एक बार इक्वल टू दबाएंगे, एक बार, सिर्फ एक बार इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ एक बार मैंने यहाँ पे इक्वल टू दबाया, ठीक है ना, एक बार इक्वल टू दबा दिया। अब क्या करना है -1, तो अब कर देंगे यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में क्या करना है हमारे पास 100, इनटू में 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो कितनी 8.16 आ गई हमारे पास, 8.16%, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से था जैसे मैंने आपको बताया। फिर से समझना है तो फिर से समझ लो, 1.04 इंटू 1.04, ठीक है ना, हाँ फिर से देखो 1.04 इंटू में 1.04, क्लियर, पावर 2 है, एक बार बढ़ा दोगे इक्वल टू, माइनस करोगे 1 इंटू करोगे 100, कितना आ गया 8.16, तो 8.16 हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसको कैसे फाइंड किया जाता है फॉर सिंगल फ्लो में। अगर आपका सिंगल कैश फ्लो है,
सिंगल कैश फ्लो है तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंगल कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे ये हो गया जिसमें आपके बहुत ज़्यादा ईयर नहीं दिए होते हैं, 1 ईयर या 2 ईयर, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो सिंगल कैश फ्लो में हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे, यहाँ पे किसकी, एन्युटी की। एन्युटी क्या होती है, और एन्युटी में भी हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है। तो एन्युटी के भी टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग एन्युटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एन्युटी की बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, परपेचुइटी क्या होती है, और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, और देन फिर आगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग चीज़ें यहाँ पे एक एक करके समझते जाएंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आज में रहते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।